ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना, उससे क्या क्या बेनिफिट होता है, क्यों हम लोगों को इस माध्यम से जो लिखने की जरूरत पड़ा। मैं सबसे पहले डेट लिख देता हूं। डेट है आपका 13 और 01 एंड जो है 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी रिएक्शन है, गुड इवनिंग जैसे मैं सर। लिखता हूं कि H2O2 और हमने क्या लिखा है H2O, चाहो तो आप इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, हमने इसको जैसे ही लिखा तो ये ना बहुत सारी चीजें बताता है। क्या क्या बताता है? बेसिकली आपको ये बताता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हुआ है। खैर वैसे लिखने से भी, लिख के भी हम लिख सकते थे कि ऐसा भी लिख सकते थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका वाटर का फॉर्मेशन कर। लेकिन ये तो छोटा सा रिएक्शन था तो हमने लिख दिया, लेकिन जब बड़ा रिएक्शन होगा तो फिर हमें लिखने में भी दिक्कत होगा, प्लस समय का भी वेस्टेज होगा। लेकिन हमने क्या करा कि इसको केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि H2+O2। यहाँ पे कितनी सारी बातें अच्छे से बता रहा है। ये भी बता रहा है कि H2 मॉलिक्यूल्स है, उसके कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे कितने एटम है, 1 एटम है। वाटर का कितना हो रहा है, ये हो रहा है। आपको अगर स्टेट भी बताता है, ये कौन सा स्टेट है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो ये सारे के सारे बातों को जो है बताता है। लेकिन इस वाले रिएक्शन में आपको कुछ भी नहीं बता पा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को इक्वेशन के फॉर्म में लिखने पे आपको जो है ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी पता लगती है। बोलिए, क्लियर है आप लोग? आप लोग समझ यस में आ सर। गया? ओके, ये मैंने बता दिया था कि जब गैस स्टेट चेंज करता है तो एक एक करके जो ये सारी बातें मैंने बता दिया था। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर कोई भी रिएक्शन होगा, वो केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसके अंदर क्या निकलेगा, गैस का इवोल्यूशन होगा। अगर ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो समझ जाना कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या प्रेसिपिटेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल शब्दों में याद रखना कि केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन, आपको अगर लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखिएगा, अगर एग्जामिनर में आपको आ जाए तो 3 पॉइंट लिखिएगा। पहला, मैं एक जो है आपको लिख भी देता हूँ, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे, ताकि कि आपको बाद में भी रह जाए। तो एक साइड मैंने क्या लिखा, फिजिकल चेंज, दूसरी साइड मैंने लिखा केमिकल चेंज। ठीक है, आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल, आपको अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप इसी फॉर्मेट में क्या कीजिएगा, एग्जाम को लिखिएगा। सबसे पहला, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है ना वो न्यू फॉर्म नहीं होगा, और जबकि इसमें क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यू प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा, मैं यहां पे कहूं कि अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जो है entire properties are different, entire properties are same, entire दिख रहा है ना, कौन सा प्लस, entire properties are same, जबकि इसके अंदर क्या होगा, entire properties of product
इज सेम। ठीक है, एंटायर प्रॉपर्टीज जो है इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तीसरा, इसको हम लोग ना फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट इजिली, जबकि इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, सेपरेट इजिली नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट इजिली। ठीक है, इसको हम लोग जो है इजिली सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरा, मैं यहां पे कहूं कि फिजिकल चेंज में ये जो ना फिक्स रेशियो में नहीं बनता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एनी रेशियो में, मिक्स्ड इन एनी रेशियो, जो इसको सिंपली क्या कहेंगे, मिक्स्ड इन एनी रेशियो। आप इसको जो है क्या कर सकते हैं कि किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इसको जो हम मिक्स करेंगे, किसमें करेंगे, मिक्स्ड इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसको जो हम लोग जो है ये फिजिकल चेंज है और ये जो है आपका क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो ये सारे पॉइंट को आपको लिखना है। वैलेंसी चार्ट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब तक मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो फिर ये आपको चार्ट भी याद नहीं रखना पड़ेगा। फिलहाल याद रखना कि हम कैसे निकालते हैं। अगर जो देखिए ध्यान से, मैं कहूं कि H2O होता तो H प्लस OH माइनस, इसीलिए OH पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। जितने भी हाइड्रोजन वाले ग्रुप है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन वाले ग्रुप का हम लोग कितना ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा कि -1 ले लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन का। अब देखिए यहाँ पे NO3 माइनस है। अगर मैं कहूँ निकालना चाहूँ ना, तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। अगर जो मैं कहूँ कि मेरे पास कितना चार्ज आएगा, तो यहाँ पे देखिए NO3 है। अगर इसको मुझे बैलेंस करना होता तो मैं इसके स्ट्रक्चर लिखता तो कैसा होता, एक साइड ये O और एक साइड ये और एक साइड जो है डबल बॉन्ड। खैर अभी आपने ये सब तरीका नहीं पढ़ा होगा, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक साइड इसके पास बन जाता है और इसके पास क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। धीरे धीरे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स के वैलेंसी आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वही कहता है NO3 माइनस क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। HCO3 माइनस कार्बोनेट हो जाएगा। Al2O माइनस एलिमिनेट हो जाएगा सिल्वर पे, यानी कि ग्रुप 1 का जो है +1 ले लीजिएगा। ग्रुप 1 आप सभी को पता है ना, मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था। अल्कली ग्रुप को यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सभी का वैलेंसी कितना हो जाएगा, +1। और ग्रुप 2 की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, क्या लिख दिया ये तो पीरियड के लिख दिया, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इनका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +2। तो वही कहता है कि इस प्रकार से हम लोगों को कुछ इन्होंने दिया हुआ है, इसको याद रखना। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस टाइप से पूछे जाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इन सभी की वैलेंसी कितनी है, +1 है। अब देखिए OH माइनस, आप सभी को वैलेंसी तो मतलब समझ में आ रहा होगा कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी। अगर जो किसी भी मॉलिक्यूल्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, वही आपका क्या बताएगा, वैलेंसी। तो यही मैंने बताया था कि देखिए कैल्शियम +2, मरकरी Mg यानी कि MgHn, और ये सभी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 होगा। तो आप इन सभी को एक बार जरूर जो है ध्यान दे रखना। ठीक है, इनकी वैलेंसी को या इसके जो है आयन को जरूर याद रखना। इससे आपको मैं बता रहा हूँ कितने सारे फायदे होंगे, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। ठीक है, जैसे SO4 पे -2, CO3 पे -2, CrO4 पे -2, S पे -2, ऑक्साइड पे कितने हो जाते हैं, -2 पे। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ोगे तो फिर आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही निकाल लोगे। फिलहाल अभी आपको जो है इतनी सी थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉपर एंड आयरन बोथ
them have variable valence। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। जितने भी डी वाले हैं, ग्रुप 15 वाले, 14 वाले, इन सभी की जो है क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। ठीक है, वही कहते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अगर आपने उसको वर्ड में लिखा तो उसको हम लोग कह देंगे वर्ड इक्वेशन। और अगर आपने, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हमने वर्ड में लिखा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं? इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे या प्रोडक्ट? सर रिएक्टेंट। इसको रिएक्टेंट कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे ना एक पहले छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर इसका आंसर दीजिएगा। मेरे पास ना एक मॉलिक्यूल, एक रिएक्शन है, H2 प्लस O2 और इक्वल टू H2। मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे H2O प्रोडक्ट है और H2 प्लस O2 ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है। अब देखिए मैंने क्या करा कि H2O ले लिया और यहां से हमने क्या करा, H2 प्लस O2। मुझे बताइए कि अब H2 क्या है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट। नहीं, याद रखना रिएक्टेंट। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब ये नहीं सोचना कि सर एक में हाइड्रोजन H2 प्रोडक्ट कहाँ पे शो करेगा, कहाँ पे रिएक्टेंट। अगर राइट हैंड साइड में तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या शो करेगा, रिएक्टेंट जो है वो शो करेगा। वही कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड है LHS और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और राइट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। और ये जो है आपका एरो है, एरो इंडिकेट बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, यानी कि क्या से क्या बन रहा है। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं एरो को, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा वर्ड में ना लिख के जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, Mg प्लस O2 और मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसका मतलब है कि MgO से बन रहा है। अब मुझे बताइए कि रिएक्टेंट कौन है, MgO। क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपको सर LHS हमने लिखने के लिए उल्टा कर दिया, लिखा कैसे जाएगा, MgO से ये क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2 जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि वो किस टाइप से जो है आपको एग्जामिनर पूछ रहा है, तो फिर हम लोग जो है उसी के अनुसार से क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं, अ केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। कितना शॉर्ट होता है, देखिए कितने आसानी से हमने क्या कर दिया, सारी बातें लिख दिया। हमें ये भी पता लग रहा है कि मैग्नीशियम का कितने मोल है, ऑक्सीजन का क्या है, क्या फॉर्मूला है। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्या पता लगता है, केमिकल इक्वेशन से। वर्ड इक्वेशन से हमें पता नहीं लगता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, Mg प्लस O2 रिएक्टेंट। MgO क्या है, प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हम जो लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या देते हैं, ये जो है आपका केमिकल इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन क्या था, जब हम लिखते हैं मैग्नीशियम, यानी कि MAGE मैग्नीज वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कह देंगे, वर्ड इक्वेशन, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, केमिकल इक्वेशन। हाँ, इसको हम लोग कह देंगे केमिकल इक्वेशन। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो भी होगा उसको रिएक्टेंट कहिएगा, और राइट हैंड साइड में जो होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोडक्ट कह देते हैं। इफ द नंबर ऑफ आइटम each element on the both side is same, then it is balanced equation, else equation is unbalanced or skeletal chemical equation। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये तो खैर बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं है तो हम उसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब है कि एक ढांचा हमने बना दिया है
अब उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, बाद में जो है बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। ओके, तो कहते हैं सो अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये बैलेंस है क्या, नहीं। अगर ये देखिए मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 1 है, हम यहाँ पे अब इसको ऐसा लिख दें तो बैलेंस हो जाएगा। अगर इससे पहले जो था वो कैसा था, स्केलेटल इक्वेशन था। स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या क्या स्टेप होना चाहिए वो आप लोग देखिए। रिएक्टेंट जो है MgO2 एंड प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका MgO हो जाएगा। तो रिएक्टेंट को हम लोग LHS साइड में लिखते हैं, तो प्रोडक्ट को किस साइड में लिखेंगे, RHS RHS साइड में लिखेंगे। कहते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेट बाय, किससे करते हैं, एन एरो से, ठीक है। तो यानी कि एरो से हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यानी कि ये जो है क्या है, आपका एरो। थर्ड, टू और मोर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय, तो हम किससे करते हैं, प्लस साइन से। जैसे मान लो Mg प्लस O2, तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है ये करते हैं। कंडीशन मेंशन एन ऑरो एन ऑन एरो, यानी कि जो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जो है आपका क्या होगा, कि रिएक्शन होगा। डैश ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि फिजिकल स्टेट। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉलिड, गैस, सॉलिड, ये आपको और अच्छे से जो है क्या करता है, आपको बताता है कि किस प्रकार से जो है लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेसिकली हम लोग जो बैलेंसिंग की बात करते हैं, देखिए कैसे बैलेंसिंग करना है। देखिए किस तरह से पत्थर को हमने जो है बैलेंस किया है। बैलेंसिंग में क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज द इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यही बेसिकली जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का। कभी ऐसा नहीं करना कि मास जो है रिएक्टेंट का, जैसे मैं कहूं, आपको पहले मैं एक बार समझा देता हूं, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2O। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। मैंने इसको लिया 4 ग्राम और इसको ले लिया 32 ग्राम, और ये जो बना 36 ग्राम। इसका मतलब है कि जितना मास आपने रिएक्टेंट साइड लिया था, तो रिएक्टेंट साइड मास कितना है, 36 ग्राम 36, और प्रोडक्ट साइड कितना है, सेम 36 ग्राम है, यानी कि प्रोडक्ट का मास है। तो ये जितना मास, आप खुद ही सोचिए ना कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही तो प्रोडक्ट का बनेगा। यस सर इसी चीज को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। कभी भी ऐसा मत करना कि इधर 36 ग्राम ने लिया तो इधर 37 ग्राम हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। ऐसा होगा तो जादू हो जाएगा। यानी कि जैसे कहते थे ना पहले कि मटके में एक दाना चावल डालो और वो पूरा भर जाएगा, क्योंकि इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। आप 10 ग्राम चीनी लेके अगर जब 12 ग्राम चीनी बना दे रहे हो तो सोचो कितना बड़ा जादुई वाली बात है। आपको नोबेल प्राइज देना चाहिए अगर जैसा कोई कर देता है तो। यानी कि जो जादूगर भी क्या करता है, इधर से उधर करता है। वो एक्चुअल में क्या करता है, ऐसा थोड़े ना कि दिखाने के लिए जो कहता है कि देखो मैं 1 ग्राम चावल से इतना बना दूंगा, ये भलाना ढगाना जो है कई तरह के जो है दिखाता है। तो कभी भी रिएक्टेंट से ज्यादा कभी भी मास जो है प्रोडक्ट का नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि वो क्या है, एक तरह से जादूगर है। फिर हमारे पास खुद सोचे ना कि हम 12 ग्राम से रिएक्टेंट करा के 14 ग्राम आ जाए, तो कितना ज्यादा इस तरह से जो रिएक्शन कराते चले जाएंगे, जो बढ़ते चले जाएगा, फिर उसी से जो है रिएक्शन कराते चले जाएंगे, और इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों मिटा दिया ये, ठीक है, ठीक है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। ए बी से जो हम क्या बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट इज रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट इज द प्रोडक्ट। अब जैसे आप देखिए Zn सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का बनता है। ये देखिए Zn H2SO4 एंड जो है ZnH4 एंड H2 का जो है फॉर्मेशन करता है। मुझे बताइए सबसे पहले क्या रिएक्शन बैलेंस है,
बैलेंस है? Yes. बैलेंस है सर। बैलेंस है। Zn देखेंगे 1 है। आप ना ऐसे भी देख सकते हो कि LHS साइड, आपकी बुक में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, LHS साइड, RHS साइड। जिंक कितना है? 1 है। इस साइड कितना है? जिंक 1 1 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 सल्फर कितना है? 1 है। यहाँ भी सल्फर कितना है? 1 ऑक्सीजन कितना है? 4 है। 4 और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अगर दोनों साइड सेम है तो इसका मतलब रिएक्शन आपका क्या है? बैलेंस। बैलेंस। यही चीज जो है इन्होंने भी लिखा हुआ है, हम पहले मिटा देते हैं ताकि कि आपको जो है अच्छे से दिखे। ये तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे Zn है, Zn इधर भी 1 है, उधर भी 1 है, इधर जो है हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। फिर हमारे पास सल्फर है तो सल्फर इधर 1 है तो इधर भी क्या है? 1 है। और फिर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इधर भी 4 है तो इधर भी 4 है। यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया। यानी कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, as the number of atom element in the same on both sides of the arrow, hence it is balanced chemical equation। अगर जो दोनों साइड का जो नंबर सेम है, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? बैलेंस कह देंगे। ठीक है, स्टेप 1 हम सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। यानी कि हम सबसे पहले जो है बॉक्स को जो है ड्रॉ कर देंगे। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि जो है सबका अलग अलग एलिमेंट जो है LHS इक्वल टू RHS, आप इस प्रकार से करके जो है लिखते चलिएगा। अगर सेम है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर जैसे यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस नहीं है। आयरन का 1 है, इधर साइड कितना है? 3 है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 3 हो जाए तो इसको हम कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। फिर हमने देखा कि भाई हाइड्रोजन जो RHS साइड है, यहाँ पे हमारे पास कितना है? 2 है। यहाँ भी 2 है। हमारे पास देखते हैं फिर हमारे पास ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 1 है और इधर कितना है? 4 है। तो ऑक्सीजन मुझे इधर भी कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। बोलिए, करना पड़ेगा कि नहीं? अब देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे हम इधर भी क्या कर देते हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीजन 3Fe 3Fe, और हमारे पास कितना है? 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो हमने हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई किया है? राइट हैंड 4 से। तो इधर भी हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 4 से। ऑक्सीजन को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? राइट साइड में 4 से। और इधर साइड जो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो फाइनल जो है आपका कितना हो गया? 3 4 एंड जो है 4। ये कितना हो जाएगा? 3 4 एंड जो है 4। क्या रिएक्शन आपका बैलेंस हुआ? तो इसी तरीके से ये जो मेथड है ना, इस मेथड को कहते हैं हीट ट्रायल मेथड। मतलब बारी बारी से देखेंगे कि किसका कितना जो है आएगा और फिर उसके अनुसार से हम लोग जो है क्या कर देंगे? इसको बैलेंस कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर हाइड्रोजन के 8 आने थे एटम्स फॉर 2 साइड। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू यानी कि जो है हम इसको करेंगे, हमने जो 4 ही लिख दिया था ना, सॉरी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे? 8 8 जो है दोनों साइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टेप 3, स्टार्ट बैलेंसिंग कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि हम आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सबसे पहले किसको बैलेंस करें? तो सबसे पहले मेटल को करना, फिर नॉन मेटल को करना, फिर ऑक्सीजन को करना, फिर हाइड्रोजन को करना। ऐसा नहीं कि हम पहले हाइड्रोजन को शुरू कर दें, नहीं। सबसे पहले किसको करेंगे? मेटल। फिर किसको करेंगे? नॉन मेटल। फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। आप इसको लिखने के लिए तरीका क्या है? मनोज है तो बैलेंसिंग है। ठीक है, तो मनोज है तो बैलेंसिंग है, यानी कि M से मेटल, M से नॉन मेटल, O से ऑक्सीजन, S से हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आप इसको जो है याद रखना कि हमें सबसे पहले जो बैलेंस करना है, किसको करना है? मेटल को। मेटल को। तो इसमें मुझे बताइए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? Fe।
इधर साइड देखिए कितना है, एक है, इधर साइड कितना है 3 3, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इन्होंने लिखा इनिशियली इन H2 4Fe3 टू बैलेंस, यानी कि हमने क्या करा कि H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप एक बार जो मैं लिख के दिखा देता हूँ तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आपके पास है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3, हमने जो बैलेंस किया था अभी पहले थोड़ी देर पहले 4 एंड जो है 4। वही कहता है कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले हमें याद रखना कि मेटल को किया इन्होंने, तो Fe3 में 4 था तो इसीलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले मेटल को ही बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल को। हमने सबसे पहले आयरन को बैलेंस किया, ऐसा नहीं कहीं से भी करोगे, यहाँ तो आपका बन जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन होगा ना वो नहीं बनेगा। तो जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4H2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना है 4 इन Fe3O4, यानी कि जो है इस प्रकार से आपने क्या करा कि ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस कर लिया। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो बचा हुआ है, यानी कि जो है हम उसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इन्होंने बैलेंस किया तो 8 जो है दोनों साइड कर दिया, 2 एक साइड जो है 4 इंटू H2 यानी कि 8 हो जाएगा, और ये इधर साइड जो है 2 कर दिया। फिर इन्होंने क्या करा, लास्ट में आयरन को बैलेंस किया, इधर साइड 3 था तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका कितना हो गया 3 जो है बैलेंस हो गया। इस प्रकार से एक एक करके हम लोग जो है क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले, जैसे गैसियस है तो G लिखना, लिक्विड है तो L लिखना, सॉलिड है तो S लिखना, और एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है जब पानी मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्वस कह देते हैं। सो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज 3Fe 4H2O Fe3O4H2 हो जाएगा। ठीक है। स्टेप 7, sometimes reaction conditions such temperature, pressure, catalyst etc for the reaction indicate above and below the arrow in the equation। अगर कोई भी होगा उसका जो चीज दिया होगा, जैसे 340 एटीएम है, या कोई कैटलिस्ट दिया रहेगा, या टेम्परेचर दिया रहेगा, या प्रेशर दिया रहेगा, तो आप उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मेथड सिखाता हूं, बैलेंसिंग बाय एबीसीडी मेथड। ये कब काम करेगा, एबीसीडी मेथड जब आपके नॉर्मल इक्वेशन नहीं दिए रहे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के थ्रू जो है रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख देता हूँ थोड़ा जगह बचाने के लिए, PCl5। ध्यान से सुनना अगर किन्हीं को ना समझ में आए एबीसीडी मेथड, क्योंकि जब आप फंस जाओगे एग्जाम में तो आपको ये मेथड आपको एग्जाम में बचा के ले जाएगा। ठीक है, पहले आप हीट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करना। अगर जो देखना कि एक के बनाने से दूसरा बिगड़ जाता है, जैसे हम ट्राई करते हैं, फास्फोरस P है तो P इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। Cl है तो यानी कि Cl5 है, तो हमने यहाँ पे जो है कितना लिखा, 5 लिखा। ओके, अब जैसे लिखा तो PCl5 बैलेंस हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 3 8, यानी कि कितना हो गया 4। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, अच्छा ये तो बहुत ही आसान था यार। जनरली क्या होगा ना कि ऑड इवन का केस आएगा, एक के बढ़ाने से दूसरा क्या हो जाता है, बढ़ता या घटता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, मतलब ऑड इवन का केस आएगा। यहाँ पे दोनों ऑड ऑड आ गए तो इसीलिए जो है बैलेंस हो गया। हम अगर जो मान लो कि इसी को एबीसीडी मेथड से बैलेंसिंग करना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आप ना सबसे पहले क्या कीजिए, सब रिएक्शन के आगे A B C एंड D लिख दीजिए। ठीक है, इतना सब बहुत ही आसान हो गया। अब देखेंगे कि फास्फोरस जो एलिमेंट है फास्फोरस, उसका LHS में कितना फास्फोरस है, तुमने कहा A, इसका कितना है तुमने वाला C।
बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा देखिए, क्लोरीन की हम बात करते हैं, तो क्लोरीन इधर साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है 5A, A इंटू 5, और RHS साइड कितना है B। Sir, D. सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन है, तो इधर साइड कितना हाइड्रोजन है 2B इक्वल टू, इधर साइड कितना है 1D. 3C प्लस D। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन इधर साइड कितना है B, इधर साइड कितना है 4C। 4C. तो हमने क्या करा कि इस टाइप से जो है इक्वेशन में बना लिया। इससे फायदा क्या होता है ना, आपको बार बार जो है ऑड इवन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत परेशान करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, आप बनाना उस मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से, आपको ना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर मान लो कि एग्जाम में आ गया, मुझे बनाना ही है, अगर जो ऑप्शन वाला है तब तो ऑप्शन रख के पुट करके बना सकते हो। इन केस नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एबीसीडी मेथड का यूज करेंगे। हम क्या करते हैं एबीसीडी मेथड में, सबसे पहले जो इक्वेशन है एबीसीडी जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं फास्फोरस ए है, इसके साथ कुछ नहीं है तो ए लिख देते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखा तो हमने कहा सिर्फ सी है, तुमने सी लिख दिया। अगर जब कहीं और फास्फोरस होता राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते, लिख देते। फिर हमने क्या करा कि क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन का हमने देखा कि भाई ये कितना 5 है और आगे ए है, तो इसका मतलब है टोटल 5A क्लोरीन का एटम होगा एलएचएस साइड में। तो आरएचएस साइड में हमने देखा कितना है, डी है, तो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से डी लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है, H2 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2B, क्योंकि B इंटू 2 2B हो जाएगा। और इधर साइड कितना है D, और इसके साइड कितना है 3, तो हमने जो है 3C प्लस क्या कर दिया, D लिख दिया। ऑक्सीजन के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, B है इधर साइड, और इधर साइड कितना है 4C, तो इस प्रकार से लिख दिया। इतना सा समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ये आपको मैं बता रहा हूँ, जब अच्छे क्वेश्चन होंगे ना तब मदद करेंगे। अभी ये मत सोचना कि सर इससे क्या, तो पहला हीट एंड ट्रायल मेथड है। कई बार मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, हीट एंड ट्रायल मेथड से करके देखना, बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आप जैसे इस मेथड का यूज करोगे तो तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। ओके, अब हमने क्या करा कि ऐसे टर्म का वैल्यू मान लीजिए जो 2 या 2 से ज्यादा में, तो हमने यहाँ पे मान लेते, देखिए ए एंड सी के वैल्यू मान लेते हैं। तो लेट A इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर देता हूं, लेट A की वैल्यू, आप कहोगे सर क्यों माना, हमने ऐसा मान लिया ताकि कि हमारा जो इक्वेशन जो आसानी से सॉल्व हो जाए। आप कहोगे सर हम किसको माने, आप ऐसे मानना कि जिससे आपका जल्दी से इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ये 1 ही क्यों माना, क्योंकि आसान कैलकुलेशन होगा। आप चाहो 100 मानोगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। हमने A माना 1, तो C कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि C की वैल्यू 1 है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज्यादा भारी हो रहा है? सर आ रहा है समझ। ओके, अब हमारे पास A इक्वल टू 1 है, तो C इक्वल टू कितना हो गया 1। अब जब C की वैल्यू निकल गई तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 1, यानी कि B की वैल्यू कितनी निकल गई 4। अब हमारे पास किसकी वैल्यू बची है, A की निकल गई, C की निकल गई, D की बची है, तो इसमें रखते हैं। B की वैल्यू कितनी है 4, तो B की वैल्यू हमने क्या करा 4 लिखा। C की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने यहाँ पे लिखा और प्लस D, तो 8 में से 3 गया, तो यानी कि कितना आ जाएगा 5, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अच्छा वैसे बैलेंस नहीं हो रहा था क्या, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड से, क्या सच में बैलेंस हो रहा था आसानी से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, क्लोरीन 1 है, हाँ वैसे भी आसानी से हो रहा था। तो अब जो जो वैल्यू आया ना, उसी को इक्वेशन में लिख दीजिए, दिख ही नहीं रहा। हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा PCl5, ए की वैल्यू कितनी है, बोलिए, ए की वैल्यू कितनी है 1. 1 है, तो 1 लिख देंगे उसकी जगह पे, H2
एंड H3PO4 प्लस HCl। ठीक है, तो A की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और B की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। C की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। D की वैल्यू कितनी है तो 5। 5. तो इस प्रकार से आप लिखे। अब चेक कीजिए क्या आपका रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। फास्फोरस 1, फास्फोरस 1, क्लोरीन 5, क्लोरीन 5, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 5 एंड 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीजन 4। अगर आप ना जब 1 हो तो उसको आप ना भी लिखो तो चल जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं PCl5 प्लस 4H2O, और ये कितना हो जाएगा आपका H3PO4 एंड जो है 5HCl। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया एबीसीडी मेथड से कैसे निकालते हैं? एक Yes, तरह से sir. देखो तो मैथमेटिक्स आ गया ये। और इससे क्या हो जाता है कि हमें बार बार जो है, जब छोटे क्वेश्चन होते तो उससे बन जाते हैं, लेकिन जब एनटीएससी या ओलंपियाड के आएंगे ना तो वो इस प्रकार से बैलेंस नहीं होंगे। वो आपको एक ऑड दे देगा, एक इवन दे देगा, तो फिर आपके लिए जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लो ये दे दिया आपको क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे ए क्या हो गया, इस पे हम लोग क्या लिखेंगे ए, इस पे हम लोग क्या लिखेंगे बी, इस पे सी, इस पे डी, एंड इस पे क्या लिखेंगे ई लिख देंगे। जो भी है आप लिख सकते हो। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे बैलेंस करके देखिए। आप लोग ऐसे बैलेंस करके देखिए क्या बैलेंस हो रहा है आपका। मैं आपको 1 मिनट का दे रहा हूं, फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। सर नहीं हो पा रहा है, एच में नहीं हो रहा है प्रॉब्लम ना? आ रही। अब आप इसको ना हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं कर पाओगे। मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, ताकि कि आपको समझ में आए। सल्फर 1 है, क्योंकि इसमें कोई मेटल तो है नहीं, सल्फर 1 है। अब बात करते हैं फिर नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर भी नाइट्रोजन क्या है 1 है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि हमने कहा था कि सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन। 3 है, इधर साइड कितना है 4 2 6 7। अब हमारे सामने अगर जो इधर बढ़ाओगे तो इधर घट जाएगा, इधर बढ़ाओगे तो इधर घट जाएगा, यानी कि जस्ट हो रहा है। खैर मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन से निपटने के लिए। मैं पहले आपको एबीसीडी मेथड बताता हूं, फिर जो है सेकंड मेथड बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से निपटना चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि आपके सामने बहुत सारे ए बी सी डी लिखो, टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको इससे एक अल्टरनेट मेथड भी बताएंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एबीसीडी पढ़ा है तो इसलिए मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्ती लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है एबीसीडी, इसीलिए ईत लकी आ रहा है, इसीलिए ईत लकी लिख रहे हैं ई। ठीक है, अब देखिए सल्फर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है ए, राइट हैंड साइड कितना है सी, तो हमने जो है सी लिख दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर साइड कितना है बी, बी इधर साइड कितना है 2C 2 प्लस प्लस 2E 2E, और नाइट्रोजन कितना है इधर साइड बी 3B, और इधर साइड कितना है
डी। थोड़ा सही से लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कहोगे। सर एंड यहाँ पे 3 कैसे आया? कहाँ पे? है ना ऑक्सीजन बी। अच्छा थ्री सॉरी, ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी। यहाँ पे तो नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं ना। यस सर। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की बात करें तो बी हो जाएगा, और इधर साइड कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाइट्रोजन हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के, बिल्कुल सीक्वेंस में ले रहा हूँ, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसी प्रकार एक साइड का लेना, आपको दूसरे साइड का जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इधर साइड कितना है? 3b 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4c प्लस 2d प्लस 4c प्लस 2d 2d प्लस प्लस e ई। e ठीक है, बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस अब सर। आप ऐसे टर्म को मानिए जिससे ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन में जो है क्या हो सके, सॉल्व हो सके। अब यहाँ पे हम ए और सी और बी और डी में मानेंगे। अगर जिससे मानने से हमारा क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन के अंदर इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप किसी गलत टर्म को मान लोगे तो चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट ए इक्वल टू 1। अगर मैं बी मानूंगा तो क्या यहाँ भी निकल जाएगा, सी मानूंगा तो यहाँ भी, चलिए कोई भी नहीं, मैं लेट ए इक्वल टू 1 मान लेता हूँ। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2e। ऐसा लिख सकते हैं, जिसकी c की वैल्यू मालूम थी तुमने c की वैल्यू रख दिया। ओके, यहां से में b इक्वल टू d है, तुम इसको ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 3b इक्वल टू 4 प्लस 2d प्लस e। क्योंकि हमारे पास ना तो इसका पता है, लेकिन इतना पता है b की वैल्यू d के बराबर है, तो क्या यहाँ पे 2d की जगह पे 2b लिख सकता हूं? यस सर। मैंने इसको ऐसा लिखा, इसलिए ऐसा लिखा ताकि कि हम जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सके। हमने क्या कर दिया, 2b प्लस e। अब देखिए 3b में से एक भी जाएगा तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, 3b 3b माइनस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस e। और इसी चीज को हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 4 प्लस ए। अब यहाँ पे आपके पास इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सेकेंड इक्वेशन भी। हमारे पास क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 4 प्लस e। मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस, ओहो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस ई इक्वल टू 0। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, अब e की वैल्यू 2 आ गई तो देखते हैं किससे हमारा जो है बात बनेगा। हम इक्वेशन इसी b इक्वल टू 2 प्लस ई ले लेते हैं। e की वैल्यू आपने 2 निकाली तो 2 इंटू 2 4, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बोलिए, इतना से समझ में आया? सर बी की वैल्यू दोबारा बता दो। क्या बोले? बी की वैल्यू दोबारा बताना कैसे निकली? ओके, हमने कहा कि देखिए यहां से e की वैल्यू कितनी निकली, 2। तो हमने इस वाले इक्वेशन b इक्वल टू 2c प्लस 2e में डाल दिया। c की वैल्यू में पता थी तो b इक्वल टू 2 प्लस 2e, तो e की जगह पे 2 था, तो हमने जो है क्या रखा, सॉरी b इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि e की वैल्यू हमने 2 निकाला तो 2 इंटू, गलत लगा दिया क्या, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, हमारे पास e की वैल्यू जो निकली 2 निकली, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो अब देखो b की वैल्यू आपने निकाली 6, और हमें पता है b इक्वल टू डी, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहां से हमने जो है निकाल लिया। मैं एक पेज ऐड कर पाऊंगा क्या, नहीं, एक पेज में ऐड करता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर
समझने में दिक्कत आ जाएगी। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहां से देखिए हमने जो है क्या निकाल लिया, सबकी वैल्यू निकाल ली, बी डी सी एक एक करके जो है लिख भी देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है सल्फर प्लस HNO3 और इसको जो हमने बैलेंस किया किससे, H2SO4 प्लस N2O NO2 प्लस H2O। हमने A की वैल्यू ली थी 1, तो B की वैल्यू हमारी कितनी, C की वैल्यू कितनी आ गई थी 1। फिर हमने जो है B की वैल्यू निकाली 6, तो D की वैल्यू भी कितनी निकली थी 6 निकली। A B C निकल गया, A B C D। E की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2। तो अब यहाँ पे चेक करते क्या हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। सल्फर प्लस HNO3 और ये कितना हो जाएगा H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ पे करके करके वैल्यू को रखते हैं। अगर इनके सपोज करो कि नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती किया। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये क्या है ई है, ठीक है ओके। तो एस की वैल्यू हमने 1 ए है तो 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की जगह पे हमने लिखा। तो डी की जगह पे कितना हो जाएगा 6 और ई की जगह पे कितना हो जाएगा 2। अब चेक करते हैं सल्फर 1 हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे 4 और 2 6 बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन 6 यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं 18 4 12 16 एंड जो है 16 to 18, यानी कि जो है बिल्कुल बैलेंस है। अब मैं कहूंगा कि आप ना इस तरीके का इस टाइप के क्वेश्चन आ जाने जब ऑड इवन हो, तो ABCD से भी एक आसान सा मेथड है। देखिए आपके सामने क्या था, मैं अगर इसको आपके जगह पे होता तो मैं कैसे बैलेंस करता, HNO3 ठीक है, और मैं यहां से क्या लिख लेता H2SO4 प्लस NO2। ध्यान से देखना, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। ABCD मेथड तो जब काम करेगा जब आपको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में बनाना है। लेकिन अब मेरे सामने समस्या क्या थी, मैं समस्या को दिखाता हूं। मैं अगर सल्फर 1 है ठीक है, अब हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन मेरा बिगड़ रहा था, इधर कितना है 3, इधर साइड कितना है 4 2 6 7, इतना ही तो है। अब मुझे इस वाले ऑक्सीजन को कितना करना है 7 करना है। तो क्या हम लोग जो है ऐसा कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से करें कि इधर का भी ऑक्सीजन क्या हो जाए सेम हो जाए और इधर का भी हो जाए, ठीक है एक एक करके देखते हैं। अब हमारे सामने क्या है यहाँ पे, अच्छा मैंने इधर साइड हमारे पास कितना है 3, इधर साइड कितना है 6 7, एक एक करके देखते हैं। ये वाला जो तरीका ना हर जगह लगेगा नहीं, लेकिन जहां पे एक ही ऑड इवन होगा तो उसमें डेफिनेटली वर्क करता है। लेकिन जब मल्टीपल होते तो मे भी क्या कर जाता है, ये वाला रूल फेल कर जाता है। इसीलिए आपको हर जगह पे ABCD वाला लगाना पड़ेगा। हम चेक करते क्या हमारे पास ऐसा वाला रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखते 3,
अगर मैं इसको 7/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, ठीक है, हमने कर दिया। ओके, तो हमने जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 to 7, और ये हो जाएगा। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितना, 7/3, तो यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा, 7 नहीं, यानी कि ये वाला तरीका यहाँ पे तो नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको ABCD वाला ही तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कब वो वाला जो तरीका लगता है। फिलहाल जो है यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है, ABCD ही मेथड लग रहा है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको बना के लेके आइएगा। इसको किस मेथड से बनाना है, ABCD मेथड से सॉल्व करना है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, आपका आ गया ABCD मेथड। तो आपको क्या करना है, इसी वाले मेथड से एक बार फिर से इसको सॉल्व करना। अगर जिनको ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना।